नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के छात्र और अन्य लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए कहा कि हम लगातार विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और इसके लिए हमने एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर टोल फ्री नंबर जारी किया है। हमारी सरकार हर संभव मदद करेगी। उन सभी के लिए पूरी तरह से सरकार गंभीर है और उसको लेकर हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, अन्य उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को वापस लाया जाए और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमने उसमें नोडल अधिकारी को भी बनाया है, एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। अभी हम अन्य भी जो समीक्षा है उसकी कर रहे हैं कि किस स्तर से हम बात कर सकते हैं। कल मैंने कुछ छात्रों के अभिभावकों से भी बात करी है, रश्मि बिष्ट जी से और अन्य लोगों से मैंने बात की है और जो भी हर संभव सहायता हो सकती है हमारी सरकार करेगी और हम करेंगे। हम लगातार विदेश मंत्रालय। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार को यूक्रेन में बसे उत्तराखंड वासियों की जानकारी नहीं है तो उनको बचाने का क्या उपाय सरकार करेगी। कोई भी उपाय तभी किया जा सकता है जब सरकार के पास यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड वासियों की पूरी जानकारी हो। गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की जानकारी न होने का आरोप लगाया, इसलिए यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। देखिए, ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहाँ पर जताई जा रही थी और पिछले 15 दिनों से वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहाँ पढ़ने के लिए या कामकाज के मकसद से वहाँ गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की धर्म संसद को स्थगित कर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए संतों ने हुंकार भर दी है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने अपनी हालात का जिम्मेदार महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारधारा को बताया। दासना मंदिर की पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने घोषणा की है कि वो सर्वानंद घाट छोड़कर पदयात्रा कर दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली जाकर वो आमरण अनशन शुरू करेंगे। 27 फरवरी से शुरू होने वाली इस पदयात्रा को लेकर हरिद्वार समेत दूसरे स्थानों से भी संतों का समर्थन लेने की तैयारी चल रही है। जमानत नहीं मिल रही, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी, योगी ज्ञाननाथ जी हैं। 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया क्योंकि अभी हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है। सियाचिन के ग्लेशियर में 21 फरवरी की रात शहीद हुए हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो परिवार के लोगों के साथ काफी संख्या में लोग शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए। डोईवाला के लाल जोगेंद्र सिंह चौहान को सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेने के साथ ही शहीद के नाम पर सड़क, स्कूल का भी नाम रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और हमेशा से हमारे जवानों ने आगे बढ़ चढ़कर देश की और सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। मंगलवार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीरों ने
उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज हमारे जनपद का जवान देवेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है। और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। यही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसे संकट के समय पूरी सरकार जैसे कि ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए, मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। उनके परिवार के बहुत ही करुण क्रंदन को सुनकर मन बहुत ही। यूक्रेन पर रूस की सेना के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजन प्रदेश सरकार से बच्चों की सही सलामती भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाजपुर के मुड़िया निवासी मोहम्मद ताजिम और शावेद अली यूक्रेन के कीव में मेडिकल पढ़ाई के लिए गए थे, जो कि यूक्रेन और रूस के झगड़े के बीच फंसे हुए हैं। वहीं परिजनों ने बताया है कि उनके बच्चों ने जो फ्लाइट बुक कराई थी वो भी रद्द की जा चुकी है, जिससे कि वो बहुत ही परेशान हैं। वहाँ पे मेरा बेटा जो है MBBS कोर्स करने के लिए गया हुआ है, खास कीव में रहता है। और जिस जगह पे जो यूनिवर्सिटी है उससे 15 किलोमीटर दूर जो है एयरपोर्ट है। जो एयरपोर्ट पे जो है मिसाइलें दागी गई हैं। हमारे बच्चे जो है वहाँ पर बहुत परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हैं। मैं केशव नगर निवासी मुड़िया बाजपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूँ और मेरा बच्चा जो है MBBS का कोर्स करने के लिए गया हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे जो है बम गिर रहे हैं। वहाँ से जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है उस जगह से 30 किलोमीटर दूर अगर लगभग 3-4 बम गिरे हैं, जिससे कि वो भी परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के नारायण नगर में नगला तराई के दमगढ़ा प्राथमिक विद्यालय में 57वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी के निर्देशन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा शिविर और इसी के साथ में कृषि उपकरण वितरण और खेलकूद सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मानव चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार और दवाइयां वितरित की गईं। आपको बता दें कि SSB ने सीमांत क्षेत्र के निवासियों के लिए समय समय पर निःशुल्क जन कल्याणकारी कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे कि सीमांत क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होते रहते हैं। और इसी क्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा नगला तराई के दमगढ़ा गांव में SSB की तरफ से एक जन कल्याण जो योजना इन्होंने चलाई है, इसमें कुछ ग्रामवासियों को खेल कूद स्पोर्ट्स का सामान और कृषि यंत्र वितरित किया गया है। और समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं SSB की तरफ से। और इससे गांव की जो जनता को है कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ दवाएं वितरित की जा रही है, इसमें पशुओं और मानव के लिए, मनुष्य के लिए। तो डॉक्टर टीम इनकी आई है SSB की तरफ से, तो इससे हमारी ग्रामीण जनता को काफ़ी लाभ मिलता है। और ऐसे कार्यक्रम हर समय समय पर SSB की तरफ से होते रहते हैं, जिससे हमारी ग्राम सभा की जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है। आपका नाम? दिनेश कोहली, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने व अपना महत्वपूर्ण सहयोग करने के लिए है। इसी क्रम में SSB की 57वीं वाहिनी 2013 से इस क्षेत्र में स्थापित होने के बाद अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजित कर रही है। इसमें मुख्यतः जो गांव शामिल हैं नगला तराई, ससैया, मेलाघाट, दमगढ़ा, गड़ीगोट, देवीपुरा, बनबसा, थपियाड़खेड़ा, उचौली गोट, गेंडाखाली, सलोनी गोट आदि सीमावर्ती गाँवों में हम लगभग अपने प्रोग्राम कवर कर चुके हैं। सीमा क्षेत्र के विद्यालयों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, शौचालयों का निर्माण, मोटर पानी की व्यवस्था, फर्नीचर आदि का वितरण भी वाहिनी के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। छात्र छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटरों का वितरण आदि भी किया गया है। तथा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ,
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई। ऋषिकेश में यदि आप एम्स रोड पर दोपहिया वाहन से सफर कर रहे हैं तो जरा संभल कर करिए। हल्की सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। पलक झपकते ही आपकी जान जा सकती है या फिर आप गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एम्स रोड पर मेनहोल के ढक्कन मौत को बुलावा दे रहे हैं। कोयल घाटी से वीरभद्र तक करीब 2 दर्जन मेनहोल के ढक्कन क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दोपहिया वाहन जब क्षतिग्रस्त ढक्कन के ऊपर से गुजरते हैं तो स्लिप होकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में वाहन सवार भी चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्षतिग्रस्त मेनहोल के ढक्कन की वजह से एम्स जाने वाली एम्बुलेंस की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रही है, जिससे कि मरीजों की जान भी खतरे में दिखाई दे रही है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी क्षतिग्रस्त मेनहोल के ढक्कनों को ठीक करने की सुध नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के एक्शन में संपर्क किया गया तो वहां से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मेरा कहना ये है, जो ये एम्स को जाने वाली रोड है जो कि हाईवे से अटैच्ड है, ये लगातार अनियमितताओं से घिरी रही है। स्वयं मैंने कम से कम 4 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत की है, पीडब्ल्यूडी को इसकी शिकायत की, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आती है। नगर निगम को भी मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी न मौके पर पहुंचा, न आज तक उन्होंने अनियमितताओं पर ध्यान दिया, चाहे वो नमामि गंगे का कार्य रहा हो, चाहे वो नगर निगम का या पीडब्ल्यूडी का। लेकिन अब इसमें जो बात आती है मेन होल की, क्योंकि देखिए एम्स को जाने वाली रोड है, अति व्यस्त रोड है, सैकड़ों की संख्या में मरीज जाते हैं यहाँ से रोज। और पहले तो सड़क टूटी फूटी थी, अब जब सड़क की थोड़ी रिपेयरिंग टल्ले लगा के इन्होंने की है, तो उसके बाद वो जगह जगह से लगभग 25 जगह पूरी एम्स तक ऐसा है। अगर आप केजी के पास से कोयल ग्राउंड से चलते हैं और एम्स तक लगभग 25-26 जगह मेन होल गड्ढे में है। तो जब भी गाड़ी का टायर वहाँ पड़ेगा, दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी, और एम्बुलेंस के अंदर मरीजों की आफत भी है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है, क्योंकि पहले जानबूझ के गड्ढे में दबा दिया गया मेन होल को, अब उसका टेंडर करके उसको बाहर लाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है, जनप्रतिनिधि है, नाकाम है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्हें आम समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये निपटारा नहीं किया गया शीघ्र अतिशीघ्र, तो हम पूरे कांग्रेस जन सड़क पर आकर इसका विरोध करें। नाम मेरा रंधारा जी है जी। और समस्या ये है कि इस पे लाइन पे कोई गटर के गड्ढे है, कोई लाइन फूटी हुई है, और कोई ये समस्या ये है कि रात वक्त को कहीं किसी टाइम रोड पे हमारी दुकानें हैं फुटपाथ पे, उस पर कहीं भी एक्सीडेंट किसी समय हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये गटर के गड्ढे हैं सर जी, ये गटर के गड्ढे हैं जी। उसमें रात को दिखाई नहीं देते, दिन में तो आदमी देख कर निकल जाता है, पर रात के समय में दिखाई नहीं देते। उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे और दुखी धोपड़ी बाहर सोते हैं हम। कभी कोई हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नैनीताल जिले के सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस की तरफ से अभी तक निलंबन चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई और आपराधिक रिकॉर्ड्स पर अंकुश लगाने को लेकर भी बैठक की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस बैठक के माध्यम से यातायात अपराध को रोकने और 420 के मुकदमे में पुलिस ने कितना अंकुश लगाया और कितनी विवेचना की गई, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध को लेकर कहा कि उसमें भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं और नैनीताल जिले के लगभग 18 लोगों की पहचान की गई है जो कि यूक्रेन के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और राज्य सरकार और भारत सरकार उनको भारत लाने के लिए प्रयास कर रही है। और साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिससे कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी मिल सके। चुनाव की वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस पर अब हम लोग का फोकस है, खासकर एसआर केसेस जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा और विवेचनाएँ ओआर इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। माल निस्तारण के संबंध में भी बताया गया है कि उनको उसमें तेज़ी लाई जाएगी और जो हमारा ट्रैफिक का अभियान चल रहा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के हर क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा।
दौर चल रहा है, इसमें इसको देखिए किस प्रकार से नैनीताल के अंदर जो सुरक्षित किया गया और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें अभी तक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 18 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं और इसकी सूचना कंपाइल की जा रही है और इसको आगे भेजा जाएगा, शासन की ओर भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमसे संपर्क करके अपने जो परिचित या जो उनके गार्जियंस हैं वो यूक्रेन में फंसे अपने लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में यातायात निर्देशन और स्टॉप लाइन के महत्व के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस के द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग समिति के सहयोग से स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी किया गया और साथ ही बैनर और प्लेट कार्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक किया गया। वहीं ये अभियान 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिससे प्रत्येक दिन स्टॉप लाइन का पालन करने वाले 200 वाहन चालकों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही स्टॉप लाइन का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो उसका कार्यक्रम अधिकारी भानुप्रताप सिंह चौहान और हम लोगों का ये विशेष शिविर लगा हुआ है 7 दिवसीय। दिन रात हमारे बच्चे जो ये वात्सल्य वाटिका में यही जुटे हुए हैं, 56 बच्चे हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, कैब में जुटे हुए हैं और हमारी प्रत्येक दिन की एक थीम बनी हुई है। हमने 21 तारीख से इसका प्रारंभ किया था और आज हम चौथे दिन में इसको प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी थीम थी वो था कि समाज को किस प्रकार स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। तो हमारे जो स्वयंसेवी हैं उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि जो ग्राम बादराबाद में हम लोग हैं, ग्राम बादराबाद के जो चौराहे पर ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगी हुई है, इस पर हम लोगों ने क्या है कि समाज के यहाँ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यहाँ से होकर गुजर रहा है। तो हम लोगों ने लक्ष्य लेके हम यहाँ का स्वच्छता कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ करें ताकि समाज में जो हमारे देश के बाजपुर में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड करने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाजपुर पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टार हॉस्पिटल में छापेमारी की और इस दौरान शिकायत सही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने बताया कि बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड किया गया था और इसके चलते अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के खिलाफ आगे भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाजपुर में आज हमने जो है स्टार नर्सिंग होम है, इस पर छापामारी की है क्योंकि हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है पर उसके उपस्थिति में अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो है एसडीएम साहब और हमारी पूरी टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें मिला कि वो डॉक्टर वाकई में नहीं है यहाँ पर और उनकी अनुपस्थिति में आज भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, कल भी हुए हैं। अभी सील कर दिया गया है इसको, इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई के लिए विधिक राय लेके इसको आगे कई जो आप कह रहे हैं जो वो वाली कार्रवाई लग है उसमें उसका। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।